नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोड ऑफ नॉलेज में। आज हम लोग एक बहुत ही रेलिवेंट और प्रेवलेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिस पे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कमेंट किया है और उनके ये ऑर्डर जो हैं और उनके कमेंट हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और दूसरा ये है कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से भी जुड़ा हुआ मामला है, तो ये एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक हमारे देश में चल रहे रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है। हम देखते आ रहे हैं कि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम्स के कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते ही जा रहे हैं। नुपुर शर्मा के कमेंट हों या बंगाल में चल रहे मोमिनपुर के दंगे, जहां एक और कन्हैया लाल जैसे लोगों की निर्दयता से हत्याएं हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर हेट स्पीचेस भी बढ़ गई हैं। तो आज हमारा टॉपिक इसी से मिलता जुलता है, हेट स्पीचेस से। तो हमने ये देखा कि हाल ही में बीजेपी के एमपी प्रवेश वर्मा जो हैं, उन्होंने मुस्लिम्स को लेके कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं और उनको इकोनॉमिकली बॉयकॉट करने की अपील की है हिंदूज से। तो उसी से रिलेटेड है ये। तो और दूसरा ये भी हमने देखा कि हरिद्वार में जो धर्म सांसद की मीटिंग हुई थी, वहाँ पे किस तरीके से मुस्लिम्स के अगेंस्ट में हेट स्पीचेस दी गई थी। तो इन्हीं सब चीज़ों से परेशान होके ये एक पर्सन है शाहीन अब्दुल्ला, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन डाली। और रिट पिटीशन इसमें जो है इनका क्या ग्रीवांस था वो हम देखते हैं। तो इस केस का नाम है शाहीन अब्दुल्ला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर। तो इनका ग्रीवेंस था, पेटिशनर हैज़ अप्रोच सुप्रीम कोर्ट थ्रू रिट पिटीशन टू सॉट डायरेक्शन ऑन ग्रोइंग menace of targeting and terrorizing the Muslim community in India to central government and state government। तो पेटिशनर ने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी का ही पक्ष रखा है। इनका कहना है कि इस देश में सिर्फ मुस्लिम्स ही टारगेट हो रहे हैं और मुस्लिम्स के अंदर ही जो है टेरर फैलाया जा रहा है। तो ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस रिट पिटीशन के द्वारा अपना डायरेक्शन दे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कि इस पर थोड़ा रोक लगाए। तो यहाँ पे इनका जो पिटीशन लिया गया वो 2 जजेस बेंच के द्वारा लिया गया, जिसमें से ये जज थे जस्टिस के.एम. जोसेफ एंड जस्टिस ऋषिकेश रॉय। तो पिटिशनर की प्रेयर क्या थी? पिटिशनर की इसमें प्रेयर ये थी कि एससी शुड डायरेक्ट यूनियन ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब क्या डायरेक्शन की मांग की है इन्होंने? टू इनिशिएट इंडिपेंडेंट, क्रेडिबल एंड इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन इनटू द इंसिडेंट्स ऑफ हेट क्राइम एंड हेट स्पीचेस। और सेकेंड है टू इनिशिएट अप्रोप्रिएट एक्शन अंडर यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट एंड अदर पीनल प्रोविजन ऑफ लॉज अगेंस्ट स्पीकर एंड ऑर्गेनाइजेशन इंगेजिंग इन हेट क्राइम्स। तो ये इन्होंने इसमें सुप्रीम कोर्ट से प्रेयर किया है कि हेट स्पीच देने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए और उनके खिलाफ इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन किया जाए। तो इसमें और कौन से जो है पेनल प्रोविजंस हैं जो कि हमारे हेट स्पीच से रिलेटेड है? ये है 153 कैपिटल ए, 153 बी, 295 ए एंड 506 ऑफ आईपीसी। ये प्रोविजंस भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो कि हेट स्पीचेस से डील करते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्व किया। कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये था कि सबसे पहले तो इन पेटिशनर की तरफ से, जो शाहीन अब्दुल्ला जी की तरफ से हमारे जो है कपिल सिब्बल जी जो है केस लड़ रहे थे। तो यहाँ पे जो ये जजेस थे इन्होंने क्वेश्चन किया कि क्या यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स के अगेंस्ट ही ये सब चीज़ें हो रही हैं
क्या मुस्लिम्स ही टारगेट हो रहे हैं, या हेट स्पीच जो है सिर्फ मुस्लिम्स के अगेंस्ट ही किया जा रहा है। तो इस पे कपिल सिब्बल ने जवाब दिया कि अगर दूसरा मुस्लिम अगर हिंदूज़ के खिलाफ जो है हेट स्पीच करेगा तो वो बच पाएगा क्या, क्योंकि गवर्नमेंट तो हिंदूज़ की ही है, एक तरीके से बीजेपी की ही है जो कि राइट विंग पार्टी है। तो ऐसा कुछ सीन वहाँ पे हुआ। तो तब भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं उन्होंने इस पे जो है डायरेक्ट एक्शन लेने से जो है वो किया कि दोनों पक्ष की बातें सुननी चाहिए, क्योंकि खाली एक पक्ष को सुनकर ही जो है वो अपने डिसीजन तो नहीं दे सकते हैं। लेकिन इस पे उन्होंने जो है डायरेक्शन दिया है। तो यहाँ पे कोर्ट्स की ऑब्जर्वेशन है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी। पहली ऑब्जर्वेशन ये है जो कि हमारा प्रियम्बल से रिलेटेड है। तो प्रियम्बल में ये लिखा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन्वेसेज भारत एज ए सेकुलर नेशन एंड फ्रेटर्निटी assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of country are guiding principles enshrined in the preamble। तो यहाँ पे सेकुलर नेशन की बात की गई है, सेकुलरिज्म की बात की गई है, फ्रेटर्निटी मीन्स भाईचारा की बात की गई है। तो सेकुलरिज्म पर तो हमारे पास बहुत सारे केसेस ऑलरेडी पहले से डिसाइड हो चुके हैं, तो इसको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम लोग। अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि मेन जो हमारा आज का टॉपिक है वो इस सेकंड वाले ऑब्जर्वेशन को लेकर है, जो कि बहुत कम ही डिस्कशन में आता है। तो सेकंड जो है फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है। ये आर्टिकल 51A कैपिटल ए में जो है क्लॉज एच में दिया गया है कि वी शुड डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, और टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर ह्यूमैनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ द इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। तो हम सब लोगों को साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना चाहिए और ह्यूमैनिज्म को बढ़ाना चाहिए, ह्यूमैनिज्म को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो इस पे जो है कोर्ट ने क्या डायरेक्शन दिया है, तो इस पे कोर्ट का ये डायरेक्शन आया है और इस पे स्पेशली इन 3 स्टेट्स को जो है डायरेक्शन दिया गया है, यूपी, उत्तराखंड एंड गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली को। पहला है टू फाइल रिपोर्ट बिफोर द कोर्ट रिगार्डिंग द एक्शन टेकन ऑन हेट स्पीच, हेट क्राइम्स विच हैपेंड इन देयर ज्यूरिसडिक्शन, टेक सुओमोटो एक्शन अगेंस्ट हेट स्पीच क्राइम्स विदाउट वेटिंग फॉर कंप्लेंट। ये दोनों डायरेक्शन इन स्टेट्स को दी गई हैं। अब इसमें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट लीगल एस्पेक्ट्स जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और जो आ सकता है। तो सबसे पहले जैसे कि कहा कि पहला पॉइंट में पहले ऑब्जर्वेशन में सेकुलरिज्म की बात की गई थी। तो सेकुलरिज्म का क्या मतलब होता है, स्टेट डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी रिलीजन एंड इज़ न्यूट्रल इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन, इट ट्रीट्स ऑल रिलीजन इक्वली। तो यहाँ सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, इसका मतलब ये है कि स्टेट सारे रिलीजन्स को इक्वल ट्रीट करता है। और इस पे जो है हमारे 2 केस लॉज भी थे जो बहुत इम्पॉर्टेंट थे, जिसमें पहला है SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें ये कोर्ट ने ये कहा था कि सेकुलरिज्म इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और बेसिक स्ट्रक्चर जो है केशवनंदा भारती केस से जो है सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया था। और बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि सेकुलरिज्म को लेके कोई भी अमेंडमेंट किया नहीं जा सकता। मतलब सेकुलरिज्म जो है ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है और फंडामेंटल राइट्स के साथ जो है इसको हमेशा पढ़ा जाएगा। दूसरा केस था हमारा अरुणा राय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें ये कहा गया सेकुलरिज्म हैज़ अ पॉजिटिव मीनिंग एंड इट मीन्स टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स डिफरेंट रिलीजन। तो सारे रिलीजन्स को रिस्पेक्ट करना है, ये इस केस में बोला था। तो नेक्स्ट है हमारा साइंटिफिक टेम्पर। ये जो है साइंटिफिक टेम्पर, इसी को लेके सारा विवाद चल रहा है और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एक डायरेक्शन है, ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का
और इसको हमें डिटेल में पढ़ना चाहिए। तो इसको देखते हैं हम लोग। इंडिया इज़ द फर्स्ट एंड ओनली कंट्री टू एक्सप्लिसिटली अडॉप्ट साइंटिफिक टेम्पर इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडिया एक पहला देश है, और ओनली कंट्री तो इसमें नहीं कह सकते, क्योंकि और भी बहुत सारे देश हैं जिन्होंने सेकुलरिज्म साइंटिफिक टेम्पर को अडॉप्ट करने की बात की है, लेकिन सबसे पहला तो यही है। तो इंडिया में ये साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना एक बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच के साथ इसको लिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो ये वर्ड जो है साइंटिफिक टेम्पर, इसको यूज कहाँ किया गया था? तो साइंटिफिक टेम्पर को सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में डिस्क्राइब किया था कि क्या होता है ये। तो उनके वर्ड्स में ही ये पॉइंट है, साइंटिफिक टेम्पर इज अ वे ऑफ लाइफ एन इंडिविजुअल and social process of thinking and acting which uses a scientific method which may include questioning, observing reality, testing, hypothesizing, analyzing and communicating। तो इनके हिसाब से साइंटिफिक टेम्पर जो है इज़ अ वे ऑफ लाइफ, जीने का तरीका है किसी इंडिविजुअल का, और अपनी सोशल प्रोसेस ऑफ थिंकिंग को बढ़ाने का एक साइंटिफिक मेथड है, जिसके अंदर ये आता है कि हमें हर चीज़ को लेके क्वेश्चनिंग करना चाहिए और उसको साइंस के नज़रिए से देखना चाहिए, ना कि सुपरस्टिशियस होना चाहिए। तो साइंटिफिक टेम्पर मीन्स थिंकिंग साइंटिफिकली एंड नॉट बिलीविंग इन सुपरस्टिशंस विच हैज़ नो साइंटिफिक बेसिस। तो ये साइंटिफिक टेम्पर का मीनिंग है। और इसके जो एस्पेक्ट हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट इसके एलिमेंट हैं, वो ये हैं कि डिस्कशन, आर्गुमेंट एंड एनालिसिस आर वाइटल पार्ट्स ऑफ साइंटिफिक टेम्पर। इट एम्स टू इनकलकेट द वैल्यूज ऑफ साइंटिफिक थिंकिंग, अप्रिसिएट साइंटिफिक डेवलपमेंट एंड ड्राइव अवे सुपरस्टिशन, रिलीजियस बिगोट्री। ये जो 3 पॉइंट्स हैं, डिस्कशन, आर्गुमेंट एंड एनालिसिस, इसके हिसाब से हमें कोई भी रिलीजियस पॉइंट पे, रिलीजियस फैक्ट पे या रिलीजियस कस्टम को लेके या सोशल कस्टम को लेके हमें डिस्कशन करना चाहिए, ओपनली डिस्कशन करना चाहिए, और उस पर आर्गुमेंट भी करने चाहिए। और डिस्कशन और आर्गुमेंट के बाद हमें ये एनालिसिस करना चाहिए कि क्या हमारे लिए वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उससे हमारे देश को या एक इंडिविजुअल को फ़ायदा पहुंचेगा या नुकसान पहुंचेगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है साइंटिफिक टेम्पर को यूज़ करने का। तो अब हमें ये देखना है कि हमारे आसपास के माहौल में क्या डिस्कशन हो रहा है, क्या इस पे आर्गुमेंट ओपनली किया जा रहा है, या कोई इस पे डिस्कशन करना चाह रहा है, कोई इस पे कुछ कह देता है तो इससे जो है नेगेटिव रिएक्शन आ रहा है। तो ये हमारे जो है हमें इसको ध्यान में रखना है। तो इससे रिलेटेड हमारे जो है कोर्ट्स में ये 2 केस लॉज जो हैं, 2 केस लॉज दिए गए। ऐसे तो बहुत सारे हैं लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें पहला केस जो था साइंटिफिक टेम्पर को लेके, जिसमें साइंटिफिक टेम्पर के बारे में जो है डिस्कस किया गया था, ये था कुमारी माधुरी पाटिल वर्सेस एडिशनल कमिश्नर। तो इसमें आर्टिकल 51 ए कैपिटल ए क्लॉज एच कहता है, रिक्वायर्स एवरी सिटीजन टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement. It is therefore a fundamental duty of every citizen to develop scientific temper and humanism and spirit of inquiry to reform himself in his outward thrust or strive to achieve excellence in all sphere of individual and collective activity। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि एवरी सिटीजन को, जितने भी सिटीजन हैं सबको जो है साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना चाहिए और
इसको लेके ही आगे बढ़ना चाहिए। हर चीज़ में मतलब साइंटिफिक चीज़ों को जोड़ना चाहिए, साइंटिफिक प्रिंसिपल से देखना चाहिए। और नेक्स्ट केस है हमारा प्रकाश जयंत कोहली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो इसमें यह कहा गया द स्टेट इज एंजॉइंड अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोवाइड फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट ऑफ देयर साइंटिफिक टेम्पर, educational advancement and economic improvement so that they may achieve excellence, equality of status and live in dignity। तो इस केस में देयर साइंटिफिक टेम्पर और दे में अचीव एक्सीलेंस की बात की गई है। तो यहाँ पे देयर और दे किसके लिए यूज़ किया गया है? बेसिकली इस केस में प्रकाश जयंत कोहली जी एक शेड्यूल्ड ट्राइब हैं जो कि महाराष्ट्र के एक महादेव की पहाड़ियों में जो है ये ट्राइब रहती है। तो ये एक शेड्यूल्ड ट्राइब है, मतलब इनको जो है इनको लेकर ही डिस्प्यूट था। तो इसमें जो है गवर्नमेंट ने ये बताया, मतलब एक स्टेट ने ये कहा कि हमने तो जो है रिजर्वेशन के थ्रू या हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल हैं, आर्टिकल 14 जैसे राइट टू इक्वालिटी की बात की गई है, या आर्टिकल 15 क्लॉज 1 की बात कही गई है जिसमें जो है नो डिस्क्रिमिनेशन की बात कही गई है, या 16 क्लॉज 1 की बात करें तो इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी की बात की गई है, जिसमें स्टेट को पावर है कि इनके लिए अफर्मेटिव एक्शन बनाए। तो इनको जो है स्टेट का मतलब ये कहा गया है कि स्टेट ने इनको फैसिलिटीज़ अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की हैं या करनी चाहिए इनकी एडवांसमेंट को लेके। और किस चीज़ की एडवांसमेंट में? इनके साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करने में। तो ये यहाँ पे इस केस को लेके बात किया गया था। तो देयर साइंटिफिक टेम्पर एंड दे मे अचीव की बात हो रही है, उन ट्राइब्स की बात हो रही है। तो आगे हम देखते हैं इसमें क्या जो है इम्पोर्टेंस है साइंटिफिक टेम्पर का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और हमारे लाइफ में। तो इसका इम्पोर्टेंस ये है कि पहला, टू मेक प्रोग्रेसिव सोसाइटी विच इज़ फ्री फ्रॉम सुपरस्टिशन। तो हमारे सोसाइटी को प्रोग्रेसिव बनाना है अगर और सुपरस्टिशन से फ्री करना है तो हमें साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना होगा। और ये किया भी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कस्टम्स थे हिंदूज़ में या मुस्लिम्स में जो कि फॉलो किए जाते थे और जिनको जो है ख़त्म होना चाहिए था, जो कि एक सुपरस्टिशन थे। जैसे देवदासी की प्रथा जो थी एक सुपरस्टिशन थी, मतलब उसको जो है मोरली भी रॉन्ग कहा गया और सोशली भी रॉन्ग कहा गया। तो ऐसे ही चाइल्ड मैरिज की बात करें, वो भी साइंटिफिकली जो है गलत ही था। तो ऐसे बहुत सारे ऐसी प्रथाएं थी जो ख़त्म की गई हैं साइंटिफिक टेम्पर को ही ध्यान में रख के। तो साइंटिफिक टेम्पर बेसिकली पहले से ही था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो 1950 में आया और साइंटिफिक टेम्पर जो वर्ड यूज़ हुआ, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो ऐड हुई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये तो 1976 में ऐड हुई। आर्टिकल 51 क्लॉज ए में स्वर्ण सिंह कमेटी का जो रिकमेंडेशन था उसके थ्रू इसको ऐड किया गया। लेकिन ये जो प्रथाएं जिनकी बात मैं कर रहा हूँ, देवदासी और चाइल्ड मैरिज, विडो री मैरिज, ये पहले से ही ख़त्म हो चुकी थी हमारी सोसाइटी में, क्योंकि उस टाइम भी लोग साइंटिफिक टेम्पर रखते थे और साइंस का यूज़ करते थे। दूसरा इसका इम्पोर्टेंस ये है कि टू डेवलप द नेशंस इन ऑल स्फीयर। तो ये हमारे डेवलपमेंट के लिए, सारे ऑल अराउंड डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है साइंटिफिक टेम्पर। थर्ड है इसका टू प्रमोट टॉलरेंस अमंग पीपल ऑफ डिफरेंट आइडियाज़ एंड थॉट्स। तो डिस्कशन, आर्गूमेंट, इन सब से हमें जो है एक दूसरे को, आइडियाज़ को और थॉट्स को टॉलरेट करना चाहिए और कोई भी गलत काम नहीं कर देना चाहिए। जैसे कि ये नुपुर शर्मा के केस में हुआ कि उनके स्टेटमेंट पे जो है कन्हैया लाल जैसे मतलब लोगों को मार दिया गया, ये कि बहुत ही जो है गलत हुआ ये। तो ये साइंटिफिक टेम्पर को नहीं दर्शाता है।
क्योंकि वहाँ पे डिस्कशन होना, आर्गुमेंट होना, एक दूसरे के आइडियाज़ और थॉट्स को समझना, रिस्पेक्ट करना, ये बहुत ज़रूरी है साइंटिफिक टेम्पर में। तो इससे हम ये क्या कह सकते हैं कि हमारी सोसाइटी में साइंटिफिक टेम्पर की कमी हो रही है? तो बिल्कुल कह सकते हैं कि साइंटिफिक टेम्पर की हमारे सोसाइटी में कमी होती जा रही है, और इसको जो है हमें साइंस के थ्रू, इसको जो है आर्गुमेंट के थ्रू, अपने लॉजिकल रीजनिंग के थ्रू इसको हमें सुलझाना चाहिए और समझना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी जो है स्टेटमेंट सुन के और उसको जो है हाइपर होके गलत चीज़ें कर दें, दंगा कर दे या कोई चीज़ कर दे, ये सब गलत चीज़ें हैं, नहीं होनी चाहिए सोसाइटी में। तो इसी से जो है ये क्वेश्चन है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारे एग्ज़ाम्स में आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। तो यह है व्हाट इज़ साइंटिफिक टेम्पर, डिस्कस द नीड फॉर इम्बाइबिंग द वैल्यूज़ ऑफ साइंटिफिक टेम्पर अमंग द पीपल। तो इसमें यह सोचने वाली बात है कि जो है साइंटिफिक टेम्पर हमारे पीपल के अंदर क्यों होना चाहिए, और इसकी वैल्यूज़ जो है साइंटिफिक टेम्पर की वैल्यूज़, मतलब डिस्कशन, आर्गुमेंट और उस पे एनालिसिस, ये जो है क्यों करना ज़रूरी है। और इसका जवाब हमने इसमें डिस्कशन यही किया है कि साइंटिफिक टेम्पर क्या होता है और इसका नीड क्यों है। तो यही हमारा केस था। तो नेक्स्ट जो है हम एक और टॉपिक लेकर आएंगे जो कि अभी करंट में चल रहा है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।